Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्ते. द डीप ड्राइव में एक बार फिर आपका स्वागत है. नमस्ते. आज हम एक ऐसे कानूनी शब्द पर बात करने वाले हैं जिसे हम सबने सुना तो है, जीरो एफआईआर. इसे पीड़ितों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, एक बहुत बड़ी राहत माना जाता है. और इस विषय की परतें खोलने के लिए हमारे पास जस्टिस वी रामकुमार का एक बहुत ही शानदार लेख है. तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम इस कानूनी गुत्थी को सुलझाएंगे. मतलब ये जीरो एफआईआर की कहानी शुरू कहाँ से हुई, इसके बारे में जो सबसे बड़ी बात हम सुनते आए हैं, क्या वो सच है? और सबसे जरूरी, नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस ने इसे कानूनी जामा पहनाते पहनाते इसे और उलझा तो नहीं दिया है? बिल्कुल. और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जीरो एफआईआर का जो मूल मकसद था वो था न्याय को आसान बनाना. सही. लेकिन जैसा कि लेख बताता है, कभी कभी अच्छे इरादे भी अगर कानून में ठीक से न लिखे जाएं तो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं. तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं. कई सुनने वालों को शायद इसका आइडिया हो, लेकिन फिर भी ये जीरो एफआईआर आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो जीरो एफआईआर का मतलब है कि अगर किसी के साथ कोई गंभीर अपराध, मतलब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है. अच्छा. भले ही वो घटना उस पुलिस स्टेशन के इलाके में या जुरिस्डिक्शन में ना हुई हो. और इसका नाम जीरो क्यों है? जीरो इसलिए क्योंकि जब ये एफआईआर दर्ज होती है तो उसे कोई रेगुलर सीरियल नंबर नहीं दिया जाता. उसे जीरो नंबर से रजिस्टर कर लिया जाता है. इसका मतलब पीड़ित को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा थाना कौन सा है. बिल्कुल. उसे जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन मिले वो वहां जाकर अपनी शिकायत दे सकता है. ये तो वाकई एक बहुत बड़ी सहूलियत है ना? हाँ, इसका असली मकसद यही था कि अधिकार क्षेत्र की बहस में पीड़ित, खासकर महिलाएं और गंभीर अपराधों के शिकार लोग, एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर ना काटें. एक बार जीरो एफआईआर दर्ज हो गई तो शुरुआती कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है. फिर उस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो उस एफआईआर को उस थाने में ट्रांसफर करे जिसके इलाके में असल में अपराध हुआ था. और फिर वहां उसे एक रेगुलर नंबर मिलता है और जांच शुरू होती है. सही पकड़ा. लेख में केरल पुलिस प्रमुख के एक सर्कुलर का भी जिक्र है जो कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तो जीरो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है. हाँ, और कोई भी पुलिस वाला जुरिस्डिक्शन का बहाना बना के मना नहीं कर सकता और 24 घंटे के अंदर उसे सही थाने में भेजना भी होगा. चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे इस लेख में सबसे चौंकाने वाला लगा. हम सबने यही सुना और माना है कि जीरो एफआईआर 2012 के निर्भया कांड के बाद आए सुधारों की देन है, कि ये जस्टिस वर्मा कमेटी की एक क्रांतिकारी सिफारिश थी. क्या ये सच है? ये कानूनी दुनिया का एक बहुत बड़ा और बहुत व्यापक मिथक है. अच्छा. और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया. मतलब जुम्मे को याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा. अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिख रहा है. यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट. लेखक जस्टिस रामकुमार बहुत साफ साफ बताते हैं कि उन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी की पूरी रिपोर्ट और 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को शब्द दर शब्द पढ़ा है. और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों ही दस्तावेजों में जीरो एफआईआर शब्द का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है. ना ही ऐसी कोई सिफारिश है. एक मिनट, मतलब जिस चीज का क्रेडिट हम इतने सालों से वर्मा कमेटी को देते आ रहे हैं, हाँ, उन्होंने उसकी बात तक नहीं की. ये बात इतनी कैसे फैल गई? यही दिखाता है कि कैसे एक धारणा सच का रूप ले लेती है. बात यहीं खत्म नहीं होती. लेख में दिल्ली हाई कोर्ट के 2019 के एक फैसले, कीर्ति वशिष्ठ बनाम राज्य का भी उदाहरण है, जिसमें खुद माननीय अदालत ने यह मान लिया था कि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट वर्मा कमेटी की सिफारिशों से आया है. अरे वाह. मतलब जब न्यायिक स्तर पर भी ये गलतफहमी है तो आम लोगों की तो बात ही क्या है. बिल्कुल. तो मतलब ये एक ऐसा विचार था जो कानून का हिस्सा बने बिना बस एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पर चलन में आ गया था और उसका क्रेडिट गलत जगह चला गया. हाँ, ये एक तरह का न्यायिक और प्रशासनिक अभ्यास बन गया था. मंशा सही थी, लेकिन उसकी कानूनी जड़ें उतनी मजबूत नहीं थीं जितनी समझी जाती थी. और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए इसे नए कानून का हिस्सा बनाया गया. बिल्कुल.
ठीक है, तो यहीं पर नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की एंट्री होती है। तो सरकार ने सोचा कि जो चीज़ प्रैक्टिस में अच्छी चल रही है उसे कानूनी रूप दे देते हैं। हाँ, BNSS की धारा 17(3) में ये प्रावधान जोड़ा गया। क्या कहती है ये धारा? ये धारा कहती है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी पुलिस स्टेशन में दी जा सकती है, चाहे वो अपराध देश के किसी भी कोने में क्यों ना हुआ हो। लेकिन इसमें 0 FIR शब्द का इस्तेमाल नहीं है ना? नहीं, शब्द नहीं है, लेकिन इसका भाव और उद्देश्य वही है। तो ये तो अच्छी बात है। जो चीज़ अनौपचारिक थी अब वो कानून का हिस्सा बन गई। इससे तो प्रक्रिया और मजबूत होनी चाहिए थी। तो फिर समस्या कहाँ से शुरू हुई? समस्या शुरू होती है उसे एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज से, जो इस धारा में लिखना भूल गए। क्या? धारा 173 ये तो कहती है कि FIR कहीं भी दर्ज हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताती कि इसके बाद क्या होगा। मतलब? इसमें FIR को अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करने का कोई भी जिक्र नहीं है, और यहीं से सारी कानूनी उलझनें शुरू होती हैं। एक सेकंड, मतलब मैं ठीक समझ रही हूँ, कानून बनाने वालों ने 0 FIR का पहला हिस्सा तो लिख दिया कि कहीं भी शिकायत करो। हाँ, लेकिन उसका दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा कि शिकायत को सही पते पर भेजना है, वो लिखना ही भूल गए। ये तो बहुत बड़ी चूक लगती है। बिल्कुल, और ये चूक एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करती है, क्योंकि BNSS की ही एक दूसरी धारा 175(1) बिल्कुल साफ कहती है कि किसी भी अपराध की जांच करने का अधिकार केवल उसी पुलिस स्टेशन के SHO को है जिसके अधिकार क्षेत्र में वो अपराध हुआ है। अच्छा, अब मैं समझी। मतलब कानून का एक हिस्सा पुलिस को शक्ति दे रहा है और दूसरा हिस्सा उसी शक्ति को एक तरह से छीन रहा है। और बीच का जो पुल था, जो ट्रांसफर का रास्ता था, वो गायब है। ये तो एक कानूनी Catch-22 जैसी सिचुएशन बन गई। सही कहा। लेख में दिए गए उदाहरण से इसे समझते हैं। अगर कोई अपराध केरल के कोच्चि में होता है और उसकी FIR पंजाब के किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है, तो अब क्या होगा? मौजूदा BNSS प्रावधानों के हिसाब से एक बहुत ही अजीब स्थिति बनेगी। पंजाब पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी क्योंकि धारा 173 उन्हें ऐसा करने के लिए कहती है। ठीक है। लेकिन क्योंकि ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है, तो वो उस FIR को कोच्चि भेज नहीं सकते। इसका मतलब जांच भी उन्हें ही शुरू करनी पड़ेगी। क्या मतलब पंजाब की पुलिस कोच्चि में जांच करेगी? हाँ, अब आप सोचिए ये कितना अव्यावहारिक है। ये तो मतलब पंजाब की पुलिस कोच्चि में सबूत कैसे जुटाएगी? भाषा की दिक्कत, गवाहों से पूछताछ, इतनी दूरी। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करके वो खुद BNSS की धारा 175(1) का उल्लंघन करेंगे, जो कहती है कि जांच का अधिकार तो कोच्चि पुलिस के पास है। लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं गया होगा। गृह मंत्रालय ने इस पर कोई स्पष्टीकरण तो जारी किया ही होगा। हाँ, किया है। गृह मंत्रालय ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी किया है। अच्छा। और उस SOP में ये कहा गया है कि 0 FIR दर्ज करने के बाद उसे अधिकार क्षेत्र वाले स्टेशन पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नहीं, यहीं पर एक और कानूनी पेच है। लेख सवाल उठाता है कि क्या एक सुझावात्मक दिशा निर्देश या सजेशन, मतलब एक SOP, हाँ, क्या वो कानून के एक ठोस प्रावधान की कमी को पूरा कर सकता है? तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे संविधान में कोई बात लिखी हो और कोई मंत्रालय एक ऑफिस मेमो निकाल कर कहे कि फिलहाल के लिए हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। ये कानूनी तौर पर टिक नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही समझा। एक SOP कभी भी संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर नहीं हो सकता। SOP के प्रस्तावना में ही लिखा है कि ये केवल एक सुझाव है, कोई बाध्यकारी आदेश नहीं। ये तो वाकई एक बड़ी उलझन है। अदालतों का इस मुद्दे पर पहले क्या रुख रहा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 2 पुराने फैसले हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं, लेकिन वो भी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अच्छा। पहला है 1993 का पुनाती रामुलु मामला। इसमें कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को अधिकार क्षेत्र न होने पर भी FIR दर्ज करनी चाहिए और फिर उसे तुरंत सही पुलिस स्टेशन को भेज देना चाहिए। लेखक के अनुसार ये बिल्कुल सही और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। तो एक तरह से ये फैसला कहता है FIR लिखो और सही पते पर भेज दो, जो कि बहुत मंतिकी लगता है। बिल्कुल। लेकिन फिर 1999 में सतविंदर कौर मामले में कोर्ट ने एक अलग बात कह दी। क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि अगर गैर अधिकार क्षेत्र वाली पुलिस ने जांच कर भी ली तो भी वो जांच अवैध नहीं मानी जाएगी। लेखक इस फैसले से असहमत हैं क्योंकि ये अव्यवहारिक कठिनाइयां पैदा करता है। ये ऐसा ही है जैसे कहा जाए चिट्ठी तुम्हें मिली है तो जवाब भी तुम्हें ही देना होगा, भले ही तुम उस शहर में रहते भी ना हो।
और बीएनएसएस का मौजूदा स्वरूप अनजाने में सतविंदर कौर वाले तर्क की ओर झुक गया है। बिल्कुल। ठीक है, तो जांच में तो समस्या होगी ही, ये तो साफ है, लेकिन इस कानूनी अस्पष्टता के कारण और क्या व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं? लेख में 2 बहुत ही गंभीर नतीजों पर ध्यान खींचा गया है जो दिखाते हैं कि ये समस्या कितनी गहरी है। जैसे कि? पहला है जमानत यानी बेल का मुद्दा। अच्छा, ये कैसे प्रभावित होगा? हमारे कोची पंजाब वाले उदाहरण से ही समझते हैं। देखिए, अपराध कोची में हुआ है तो आरोपी को जमानत देने का अधिकार क्षेत्र केरल की अदालत के पास होगा। सही। लेकिन बीएनएसएस के मौजूदा नियमों के तहत, क्योंकि एफआईआर पंजाब में दर्ज हुई है और जांच भी वहीं से शुरू हो रही है, तो पंजाब का गैर अधिकार क्षेत्र वाला एसएचओ भी कुछ मामलों में जमानत दे सकेगा। अरे, इससे तो अधिकार क्षेत्र का पूरा सिद्धांत ही गड़बड़ा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति बना देगा जहां 2 अलग-अलग राज्यों की पुलिस और अदालतें एक ही मामले में उलझ सकती हैं। बिल्कुल। जमानत वाला मुद्दा तो सच में उलझा हुआ है। ये तो आरोपी के अधिकारों की बात हुई, लेकिन पीड़ितों और गवाहों का क्या? अगर एफआईआर पंजाब में है और गवाह कोच्चि में, तो क्या उन्हें बयान देने के लिए 2000 किलोमीटर का सफर करना होगा? आपने बिल्कुल सही नस को पकड़ी है। ये दूसरा और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला नतीजा है। क्या है वो? बीएनएसएस की धारा 183 के अनुसार कोई भी इकबालिया बयान या गवाह का बयान उसी जिले के मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाएगा जहां एफआईआर दर्ज हुई है। नहीं, इसका मतलब हमारे उदाहरण में कोच्चि में हुए अपराध के किसी भी गवाह या पीड़ित को अपना बयान दर्ज कराने के लिए पंजाब जाना पड़ेगा। जी हाँ, आप सोच सकती हैं कि ये कितना अव्यवहारिक, खर्चीला और पीड़ितों के लिए कितना मुश्किल होगा। जिस कानून का मकसद पीड़ित की मदद करना था, वही कानून प्रक्रियात्मक रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा और न्याय को सुलभ बनाने के बजाय उसे और भी दूर कर देगा। मैं तो एक आम इंसान के बारे में सोच रही हूँ, जिसे ये सब कानूनी पेंच नहीं पता। वो तो बस यही सोचेगा कि मैंने अपनी शिकायत दर्ज करा दी, अब न्याय मिलेगा। उसे क्या पता कि उसकी एफआईआर एक ऐसी कानूनी भूल भुलैया में फंस गई है। बिल्कुल, और लेखक का निष्कर्ष भी यही है। उनका कहना है कि बीएनएसएस बनाने वालों का इरादा नेक था, लेकिन जीरो एफआईआर की अवधारणा को कानून में शामिल करते समय उन्हें एफआईआर के ट्रांसफर के प्रावधान को भी धारा 173 में ही साफ-साफ जोड़ देना चाहिए था। बस एक लाइन जोड़नी थी। हाँ, बस एक लाइन कि ऐसी सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी उसे जांच के लिए अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को अग्रेषित करेगा। ऐसा न करने से ये विरोधाभास और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि जीरो एफआईआर, जो पीड़ितों की मदद के लिए एक शक्तिशाली टूल है, नए बीएनएस कानून के तहत एक अजीब कानूनी दुविधा में फंस गया है। कानून में इसे औपचारिक रूप से शामिल तो कर लिया गया, लेकिन इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी एफआईआर को सही जगह पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को छोड़ दिया गया। यह मामला दिखाता है कि कानून बनाते समय इरादा और उसका लिखित रूप दोनों का सटीक होना कितना जरूरी है। एक छोटी सी दिखने वाली चूक भी पूरी न्याय प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। और इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें कानून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल। और अब सोचने के लिए एक अंतिम विचार, जब कानून का उद्देश्य न्याय को हर किसी की पहुंच में लाना होता है, तो कानूनी प्रक्रिया की एक छोटी सी अस्पष्टता उसे कितना जटिल और पहुंच से दूर बना सकती है। और क्या एक अच्छा इरादा खराब या अधूरे कार्यान्वयन की भरपाई कभी कर सकता है? Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.